हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम असम राइफल के डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और असम राइफल की हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। और ये मैटर इतना न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट में 12 सिविलियन से ज़्यादा की किलिंग का मैटर सामने आया है और ये उस एरिया में हुआ है जिस एरिया का कंट्रोल असम राइफल के ऊपर है। और ये मैटर क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। चलिए बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो बेसिकली क्या हुआ, नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट में 12 सिविलियन से ज़्यादा की किलिंग का मैटर सैटरडे को ये चीज़ हुई और जिस पर जो क्राउड है वो एंग्री हो गया और असम राइफल के जो कैंप्स थे ना, वहाँ पर इन्होंने मतलब बेसिकली वहाँ भड़क गए और इस पर फिर जो असम राइफल है उन्होंने फायरिंग की और कुछ लोगों की डेथ हो गई। तो एक्चुअली हुआ क्या, पहले असम राइफल को कुछ हिंट मिली थी कि यहाँ पर जैसे कि नक्सलाइट होते हैं ना, वैसे ही नागालैंड में ही भी कुछ आतंकवादी समूह है। तो इनकी खबर मिली थी असम राइफल को, तो इन्होंने उस ट्रक वगैरह को रोका और वहाँ पर वो लोग नहीं माने तो फायरिंग की, उसमें कुछ लोगों की डेथ हो गई। और उसके बाद जब ये इनोसेंट लोगों की डेथ की वजह से यहाँ पर जो लोगों का क्राउड आया और क्राउड पर फिर से फायरिंग हुई और उसकी वजह से भी कुछ और लोग 7 लोग करीब मर गए। तो इस तरह से टोटल 13 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई। ठीक है, तो ये पूरा मैटर है। अब ये जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, बेसिकली असम राइफल के द्वारा, जो कि इंडियन आर्मी के अंदर ही आता है। तो बेसिकली इंडियन आर्मी के द्वारा ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ठीक है, जो असम राइफल है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एरिया की। ठीक है, जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, ये जो इंडियन आर्मी है उसने एक स्टेटमेंट दिया संडे को। उन्होंने बोला कि हमें वो रिग्रेट फील करते हैं ये जो इनोसेंट की लाइफ का लॉस हुआ है उस पर। और इन्होंने ये भी इन्फॉर्म किया कि एक इंक्वायरी बिठाई जाएगी और इस इंसिडेंट को चेक किया जाएगा। ठीक है, तो इनको इस तरह की हिंट मिली और इन्होंने जाके उस पर काम किया और फिर ये इंसिडेंट हो गया। तो ये एक बात है, ये पूरा मैटर है। अब बात करते हैं कि असम राइफल क्या है। ठीक है, तो असम राइफल हमारा सीएपीएफ के अंदर जो 6 सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, उसमें से एक है। ठीक है, 6 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो है उनमें से एक है, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। इन सभी का ही कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। असम राइफल का भी आता है। तो एक तो असम राइफल है, दूसरा सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और फिर क्या है? आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसके अलावा सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, और सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, ये 5 है और एक है असम राइफल। इस तरह से टोटल 6 हैं जो सीएपीएफ के अंदर आते हैं। ठीक है, जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। क्लियर है? अब असम राइफल जो है उसका टास्क है, उसको काम क्या दिया जाता है? ये मेंटेन करके रखती है लॉ एंड ऑर्डर नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखती है अलोंग विथ इंडियन आर्मी। और क्या करती है? इंडो म्यांमार जो बॉर्डर है उसको गार्ड करने का काम है असम राइफल का। ठीक है, ओके। इसके अलावा इसमें कितने लोग हैं? तो 63,000 लोगों की स्ट्रेंथ है और 46 बटालियंस हैं। और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रेनिंग स्टाफ है ना, वो अलग से है। ओके, तो ये बाकी सबसे अलग क्यों है? ये जो हमने 6 पूरी के पूरी सीएपीएफ बताई, उनमें से असम राइफल किस तरह से अलग है? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर है, बाकी का नहीं है। डुअल कंट्रोल मतलब 2 लोगों का कंट्रोल है, यहाँ पे 2 मिनिस्ट्री का कंट्रोल है असम राइफल के ऊपर। किस तरह से? इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, क्योंकि ये सीएपीएफ के अंदर है। तो बाकी 5 का जिस तरह से आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, वैसे ही इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, एमएचए के अंदर। और इसका जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो इंडियन आर्मी के अंदर आता है। और इंडियन आर्मी किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। तो इस तरह से ये 2 मिनिस्ट्री के अंदर आता है। किस किस के? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स
और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऑपरेशनल कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आ गया इसका। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमने क्या बोला, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आएगा। मतलब कि इसकी जो सैलरीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड करेगा, उसके अकॉर्डिंग इसकी सैलरी होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इसके अलावा इनका जो रिटायरमेंट कब होगा, ये सब चीजें भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, बाकी सभी CAPF की जैसे होती है वैसी इसकी भी होंगी। ठीक है, डिप्लॉयमेंट, पोस्टिंग, ट्रांसफर, डिप्यूटेशन, ये सब चीजें आर्मी के हिसाब से होंगी, क्योंकि ऑपरेशनल कंट्रोल किसका है? आर्मी का है। तो डिप्लॉयमेंट कैसा होगा, कहाँ पे होगा, पोस्टिंग कहाँ पे होगी, ट्रांसफर, डेपुटेशन, ये सब चीजें जो हैं वो आर्मी के, इंडियन आर्मी के हिसाब से होंगी। ओके, और इसके अलावा बाकी जो भी सीनियर रैंक के ऑफिसर्स होंगे, DG to IG, और इसकी जितने भी सेक्टर हेडक्वार्टर्स जो हैं उन सभी में आर्मी के ऑफिसर्स ही बैठे हुए होंगे। ठीक है, जो भी हेडक्वार्टर्स हैं उन सभी में आर्मी के ऑफिसर्स बैठे होंगे, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आ रहा है ऑपरेशनल कंट्रोल। ठीक है, इसके अलावा ये जो इंडियन आर्मी के जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं वो इस फोर्स को कमांड करेंगे। ठीक है, तो ये भी इंडियन आर्मी की होंगी, जितने भी सीनियर रैंक के ऑफिसर हैं वो सब इंडियन आर्मी की ही होंगी। ठीक है, तो ऑपरेशनल कंट्रोल जो भी है वो कौन देगा? इंडियन आर्मी देगी। इनको क्या काम करना है, कहाँ जाना है, कहाँ डिप्लॉयमेंट होना है, ये सब काम कौन कराएगा? इंडियन आर्मी कराएगी। तो इस तरह से मैंने बताया कि इंडियन आर्मी, इसके लिए यहाँ पर भी इंडियन आर्मी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उन्होंने बोला कि हम इस तरह का काम कर रहे थे और ये चीजें हो गई। ठीक है, ओके। इसके अलावा और क्या है? असम राइफल सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, मतलब कि रियल सेंस में एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ऑपरेशनल ड्यूटीज हैं और जो रेजिमेंटेशन है वो किस हिसाब से होते हैं? इंडियन आर्मी के हिसाब से होता है। ठीक है, और ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है MHA के अंदर। ठीक है, ऑब्वियसली CAPF ही है ये MHA के अंदर, तो इसी वजह से इसका जो रिक्रूटमेंट है, प्रमोशन, ये सब चीजें किसके हिसाब से होती है? CAPF के हिसाब से होती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। तो जिस तरह की रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने CAPF के लिए बनाए हैं वो सारे के सारे रूल्स लगेंगे इस पर। ठीक है, ये जो असम राइफल है उस पर, मतलब कि रिक्रूटमेंट कितने लोगों का और किस तरह से रिक्रूटमेंट होता है वो CAPF के अंडर जिस तरह के रूल्स हैं वैसे ही होगा। उनको क्या पर्क्स और कैसे प्रमोशन होना है वो सब इसके अकॉर्डिंग होगी। रिटायरमेंट किस तरह से होना है वो CAPF के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि आर्मी में जो लोग रहते हैं उनका रिटायरमेंट 35 ईयर्स की एज में हो जाता है। ठीक है, और CAPF में जो होते हैं उनका 60 ईयर्स की एज में होता है। ठीक है, यहाँ पे 35 ईयर्स की एज में हो जाता है। तो ये जो CAPF के हिसाब से होगा, तो इसमें आर्मी के जो लोगों का 35 में हो जाता है, लेकिन इसमें 60 में ही रिटायरमेंट होगा, क्योंकि ये MHA के अंडर आता है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल, कहाँ जाना है, कहाँ काम करना है, क्या करना है, ये सब चीजें इंडियन आर्मी बताएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, क्लियर हो गया? ठीक है, बाकी आर्मी में क्या रूल है कि 1 रैंक 1 पेंशन, एक तरह के रैंक के लिए एक पेंशन, तरह की पेंशन मिलती है। CAPF में ऐसा नहीं है, इसमें इस तरह का है इंडियन आर्मी में, लेकिन इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो CAPF के अंडर आता है, तो उसी तरह से इनको मिलेगा। ठीक है? तो बाकी सबसे अलग कैसे हो गए ये मैंने बता दिया आपको। ओके, अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर ये दोनों ही मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दोनों ही चाहती है कि असम राइफल पर हमारा फुल कंट्रोल हो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चाहती है कि इस पर ऑपरेशनल कंट्रोल भी हमारा ही हो, और इसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चाहती है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो वो भी हमें ही दे दो आप। ऐसा क्यों चाहते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये आर्ग्यूमेंट है कि बाकी सारी, जैसे कि ये 6 फोर्सेस है ना, तो बाकी सारी जो CAPF के अंडर आती हैं उन्हें हम ही कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम इसी तरह से जो असम राइफल है वो भी हमें ही दे दो, हमारे अंडर आ जाए, और एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच हो पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं उनको लेकर। ठीक है, तो एक तरह के रूल होंगे, एक तरह की प्रोसेस होगी ये सब चीज़ों के लिए। ठीक है, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना ये भी है कि असम राइफल 1960 के टाइम पर जो पैटर्न था उसी पैटर्न पर फंक्शन कर रही है अभी भी, और इंडो म्यांमार बॉर्डर के बीच में ये है असम राइफल। ठीक है, इंडो और म्यांमार बॉर्डर के बीच में। ठीक है, तो उसी पर अभी भी फंक्शन कर रही है, जबकि बाकी सारी जो है वो CAPF के अंडर, CAPF का जिस तरह के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग काम करती है, तो इसको भी उसी तरह से काम करना चाहिए। ठीक है, दूसरी तरफ कौन आ रहा है? इंडियन आर्मी या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इंडियन आर्मी का कहना है कि यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है उस चीज को फिक्स करने की जो कि कभी खराब ही नहीं हुआ। कोई चीज टूटी नहीं है तो आप उसको फिक्स क्या करोगे? ठीक है, तो इंडियन आर्मी का कहना है कि भाई जो चीज टूटी नहीं है उसको आप फिक्स क्या करोगे, फिक्स करने की क्या जरूरत है? ठीक है,
तो जब इंडियन आर्मी के अंडर ये काम अच्छे से कर रही है असम राइफल, उसमें कुछ खराब ही नहीं हुआ है, तो आप उसको क्या सही करोगे, ठीक है। साथ में ये बोल रहे हैं कि जो असम राइफल है उसका इंडियन आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे से वर्क हो रहा है। इसके अलावा जिन जगह पर जो असम राइफल है वो काम कर रही है, जिस एरिया में ये काम कर रही है, उस एरिया में ये आर्मी काफ़ी फ्री कर दिया है आर्मी को ने, तो आर्मी अपने और सारे काम कर पा रही है, ठीक है। तो वो अपनी कोर स्ट्रेंथ पर अच्छे से वर्क कर पा रही है असम राइफल की वजह से। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप ऐसा करो, आप ना हमें ही दे दो इनका जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आपके अंदर है ना, वो भी हमें दे दो, ठीक है। तो इस तरह से ये बोल रहे हैं। साथ में इनका कहना ये भी कि ये तो कभी पुलिस फोर्स था ही नहीं, ये तो हमेशा से ही एक मिलिट्री फोर्स थी। तो हमेशा से मिलिट्री फोर्स है तो उसको वैसे ही रहने दो, एमएचए के अंदर तो इसको आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर एमएचए के अंदर ला रहे हो तो आप नेशनल सिक्योरिटी जो है उसको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना ही हो जाएगा, क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन आर्मी के साथ ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये बेसिकली इन दोनों के मुद्दे हैं। अब ये जो इशू है वो कितना पुराना है, तो देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों ही फुल कंट्रोल चाहते हैं इस चीज़ पर, और ये टाइम टू टाइम पब्लिक डोमेन में इन्होंने बोला है। बट 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फर्स्ट टाइम ऐसा किया कि एक प्रपोजल लेके आए, जिसमें उन्होंने बोला कि ऑपरेशनल कंट्रोल जो है असम राइफल का वो मर्ज कर दिया जाए बीएसएफ के साथ। इसके साथ बीएसएफ के साथ ऑपरेशनल कंट्रोल जो है वो मर्ज कर दिया जाए, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आ जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि भाई हमारे अंडर इसको ले आओ, ठीक है। उसके बाद ये जो मैटर है उस पर दोनों की बात हुई, दोनों मिनिस्ट्री की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और बाद में ये मुद्दा यहीं खत्म हो गया। कोई अग्रेबल मतलब इन्होंने ये अग्री नहीं हुए, ठीक है बेसिकली। अब यहाँ पर ये मुद्दा हुआ, फिर उसके बाद 2013 में ये चीज़ हुई थी, फिर 2019 में जब अमित शाह जी होम मिनिस्टर बने तो ये प्रपोजल फिर से रिन्यू हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर भी फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि अब आप एक काम करो, पहले उन्होंने बोला बीएसएफ के साथ, अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बोल रहे हैं कि बीएसएफ के साथ नहीं, तो आप इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के साथ इसको मर्ज कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, और अभी ये जो मैटर है वो जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी एंड डिसीजंस जो ये कमेटी है, ठीक है। तो सिक्योरिटी एंड डिसीजंस पर कैबिनेट कमेटी है, इसके पास ये दोनों मिनिस्ट्रीज के बीच में इस पर बात चल रही है और कोई भी अग्री नहीं हो रहा है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि आप इसके साथ मर्ज कर दो, तो ये जो इंडियन आर्मी है वो बोल रही है कि एक काम करो, आप ना ये जो आईटीबीपी है ना उसको भी हमारे साथ ही मर्ज कर दो, ठीक है। इन्होंने बोला कि आप ये जो असम राइफल है उसको आईटीबीपी के साथ मर्ज कर दो, तो उन्होंने बोला आईटीबीपी को भी आप हमारे अंडर ला दो, ठीक है। तो इस तरह की बात चल रही है। और जो आईटीबीपी है वो कहाँ, इंडो तिब्बतन, तो इंडिया और तिब्बत मतलब कि इंडिया और चाइना सिनो इंडिया बॉर्डर जो है वहां पर कंट्रोल करती है ये, ठीक है। और अभी जो ईस्टर्न लद्दाख है उस चीज को मैनेज कर रही है, क्लियर है। तो यहाँ पर बेसिकली ये सब चीज़ें हैं, और इस पर कुछ पिटिशंस भी फिल हुई हैं कोर्ट में कि किसका कंट्रोल होना चाहिए असम राइफल के ऊपर। ओके, तो ये सब मैटर है बेसिकली। तो चलिए अब बात करते हैं असम राइफल के बारे में, इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है अभी तक हमारे देश के लिए और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो असम राइफल जो है वो एक ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, जो कि 1835 में ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर बनाई गई थी, 1835 में, विथ जस्ट 750 मैन। तब से अभी तक इन्होंने बहुत सारा काम किया। ये जो दोनों वर्ल्ड वॉर थे, फर्स्ट और सेकंड, दोनों वर्ल्ड वॉर में ये गए, उन्होंने फाइट की। इंडिया और चाइना के बीच में जो 1962 में सिनो इंडिया वॉर जो हुआ था उसमें इन्होंने फाइट की। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो आतंकवादी समूह हैं, उनके अगेंस्ट भी इन्होंने एंटी इंटरजेंसी फोर्स की तरह काम किया। मतलब कि ये जो मिलिटेंट ग्रुप हैं उनको दबाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट में जो मिलिटेंट ग्रुप है उनको दबाने के लिए काम किया गया। इसके अलावा ये जो फोर्स है इसको स्टार्टिंग में कछार लेवी के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश टी एस्टेट को भी इन्होंने प्रोटेक्ट किया, और जो नॉर्थ ईस्ट में ट्राइब्स स्टार्टिंग में ये जो ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम पर ये रेड करते थे टी एस्टेट पर, तो इनके बीच में भी इन्होंने सेटलमेंट बिठाया, नॉर्थ ईस्ट ट्राइब और ब्रिटिश इंडिया के बीच में सेटलमेंट बिठाया, और इसको स्टार्टिंग में कछार लेवी के नाम से जाना जाता था। बाद में इसको रीऑर्गेनाइज कर दिया गया एज अ असम फ्रंटियर फोर्स, ठीक है। और इसका जो रोल था वो एक्सपेंड कर दिया गया, इसको जो दंडात्मक कार्रवाई है बियॉन्ड असम बॉर्डर उसका काम भी दिया गया, और इसका जो नाम है उसको बदल के क्या कर दिया गया, असम फ्रंटियर फोर्स।
और बाद में 1917 में इसका नाम चेंज करके असम राइफल रख दिया गया। देखिए, असम राइफल का काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन था नॉर्थ ईस्ट रीजन में एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमर्स में, और इसी वजह से इसको राइट आर्म ऑफ सिविल एंड लेफ्ट आर्म ऑफ मिलिट्री इस नाम से जाना जाता है। देखिए, 1817 में जब हम ब्रिटिशर्स के अधीन थे, उस टाइम पर क्या हुआ था, जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट थे ना, उनको 3 असम मिलिट्री पुलिस बटालियन में मर्ज कर दिया गया था, लुसाई हिल्स, लखीमपुर और नागर हिल्स, ठीक है। और जस्ट वर्ल्ड वॉर वन के जस्ट पहले ही दरंग बटालियन नाम से एक बटालियन बनी थी। और उस टाइम पर क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर वन आ गया और जो रिजर्विस्ट थे उनको बहुत शॉर्ट नोटिस पर बुलाना काफ़ी डिफिकल्ट था, और जो गोरखा बटालियन थी उसके सोल्जर्स नेपाल के लिए निकल गए थे। तो उस टाइम पर असम मिलिट्री पुलिस जो थी उसको टास्क दिया गया था, वहाँ का टास्क दिया गया था, और ये जो फोर्स थी उनमें करीब 3000 लोग थे। 3000 मैन को ब्रिटिश आर्मी के जो 3000 मैन थे, मतलब कि जो इंडिया की थी, ऑब्वियसली ब्रिटिश इंडियन जो ब्रिटिश रूल जिस टाइम पे चल रहा था उस टाइम पर उनको यूरोप भेजा गया, मिडिल ईस्ट भेजा गया, और बाद में 1917 में इसका नाम चेंज करके असम राइफल रख दिया गया। काफ़ी कंट्रीब्यूशन था इनका हमारे ये जो ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम पर भी, वर्ल्ड वॉर वन और टू में भी, फिर इंडिया चाइना वॉर में भी, और उसके बाद भी अभी तक काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें अगर हम, तो 1962 में इसने काम किया। इसके अलावा श्रीलंका में 1987 की बात करें, ऑपरेशन पवन, तब भी इन्होंने पीस कीपिंग का रोल प्ले किया। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो है उसमें भी ये जो पीस कीपिंग है उसका रोल प्ले करते हैं, मतलब यहाँ पर भी ये शांति बनाए रखते हैं। बॉर्डर पर इंडिया और जो म्यांमार की बॉर्डर है वहाँ पर भी ये हैं, ठीक है। तो इसी वजह से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट अवॉर्डेड पैरामिलिट्री फोर्स रही है बिफोर इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, दोनों में ही ये मोस्ट अवॉर्डेड पैरामिलिट्री फोर्स रही है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन में अगर हम बात करें तो इनको 76 गैलेंट्री मेडल्स मिले थे, इंक्लूडिंग 7 इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड, ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर टू की अगर हम बात करें तो 848 गैलेंट्री मेडल मिले थे इस वॉर के टाइम पर भी। और इंडिपेंडेंस से अभी तक अगर हम बात करें तो 120 शौर्य चक्र, 31 कीर्ति चक्र, 5 वीर चक्र, 4 अशोक चक्र और 188 सेना मेडल मिले हैं इस असम राइफल को, ठीक है। तो इतनी इम्पोर्टेंट है ये असम राइफल, इसके बारे में हमने जाना। आपको कैसा लगा ये लेक्चर, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इस मुद्दे से रिलेटेड एक और लेक्चर भी है जो मैं लेके आऊँगी, आज या कल तक आपको ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूँगी, तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या है आपकी राय वो भी आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।